नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मृत्यु योगम। अब देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। एक दिन महाराज महल के गुंबद पर शोभायमान राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रधान मंत्री, ये हर साल क्यों फट जाता है? प्रत्येक वर्ष नया ध्वज लगाया जाता है, किंतु चील कौवे की पोटी के कारण ध्वज पर फफूंदी लग जाती है, जिससे छीन होकर ध्वज फट जाता है। आप कहें तो प्रत्येक माह बदलवाने का प्रबंध कर दूं। प्रधानमंत्री, ध्वज तो वर्ष में एक बार राष्ट्रीय दिवस के दिन ही बदला जाएगा, किंतु इस समस्या का भी कोई प्रबंध तो करना ही होगा। झंडे का क्षतिग्रस्त होना अशुभ एवं संकट का प्रतीक होता है। महाराज, मुझे गोलगप्पे पापड़ी खिलाओ तो मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे फिर कभी ध्वज छीन नहीं होगा। आप ऋषि होकर स्त्रियों की भांति गोलगप्पे पापड़ी खाते हैं? बड़ी दुख बड़ी कहानी है महाराज। मैं ऋषि गोलगप्पाचार्य हूँ। पहले मेरा नाम चटोरा था। मेरी दुकान पर हर समय चटोरी स्त्रियों की भीड़ लगी रहती थी और मेरे दुकान का नाम था चटोरा चाट भंडार। भैया, एक गोलगप्पा और देना। तभी वहां उड़ रहे कौवे भी अपनी आवाज में बोलता है, भैया एक गोलगप्पा मुझे भी देना। चल बे, दूर हट। भैया, मीठी सौंठ वाला पानी देना। ले, मैंने पानी में सौंठ मिला दी। मुझे 2 दिन से दस्त लगे हुए हैं। मैं 16 बरस की, तू कितने बरस का? तू 16 बरस की, मैं तो 18 बरस का। मिल ना जाए नैना। चल मक्खे, इसके नैना मिले इससे पहले चटपटे पानी में डुबकी लगा ले। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, हिम्मत है तो शाम को यही बात आकर मेरे बापू से कहना। मेरे गोलगप्पे खाने से उस दिन चंपा को हैजा हो गया। इस हादसे से अनभिज्ञ मैं संध्या के समय चंपा के बापू के पास पहुंचा। बापू, मैं चंपा का हाथ मांगने आया हूं। बेटे, हाथ क्यों, पूरी चंपा ही ले जा। इस अस्थि कलश में उसकी राख और अस्थियां है, गंगा में बहा देना। किसी नामुराद गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे खाने से मेरी चंपा हैजे की शिकार होकर मारी गई। वो कहीं मिल जाए तो उसका खोमचा उखाड़ दूंगा। आज से धंधा बंद। मेरी चंपा गोलगप्पे खाने से मारी गई थी और मैंने जीवन से संन्यास लेकर यह निश्चय किया कि आज के पश्चात मैं केवल गोलगप्पे का ही आहार करूंगा। ओह, बड़ी दुख भरी कहानी है। आज आप जी भरकर गोलगप्पे खाएं। गोलगप्पे का सेवन करने के पश्चात स्वरूप महाराज, उत्तर की ओर विशालगढ़ की सीमा पार करने के पश्चात भयंकर वन की सीमा आरंभ हो जाती है। वहां पर फफूंदी का पेड़ है, जिसकी पत्तियों से निकले तेल में रगड़ा रगड़ी करने पर वस्त्र में कभी फफूंदी नहीं लगती और ना ही वो कभी छीन होकर फटता है, और ये संकट मोचक भी है। हुन अप्पा फिर चल दे पे हैंगे आ। बाकेलाल, ये लो ध्वज का वस्त्र। फफूंदी के तेल में इसकी रगड़ा रगड़ी करने अब तुम्हें ही जाना होगा। मोटे कमबख्त, तेरी मृत्यु से और मेरी विशालगढ़ के राज सिंहासन से रगड़ा रगड़ी कब होगी? चेतक, रुक जा, यही है फफूंदी का पेड़। अर्र, ये मैं क्या मूर्खता करने जा रहा हूं? फफूंदी का तेल संकट मोचक अर्थात संकट हरता है। अर्थात यदि ध्वज को फफूंदी के तेल में भिगो दिया तो मैं फिर मोटे मनुष्य के लिए जितने भी संकट खड़े करूंगा, ये ध्वज उन संकटों से उसकी रक्षा करेगा। तो फिर मैं इस दूसरे ध्वज के तेल से ध्वज की रगड़ा रगड़ी कर देता हूं। मनुष्यत के तेल का वृक्ष, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। कुछ देर बाद मनुष्यत के तेल से अवश्य ही महल पर मनुष्यत का साया पड़ जाएगा, और मोटा भी तो मनुष्य है, मोटे का महल भी तो मनुष्य ही दिखना चाहिए। क्यों चेतक? ये ठीक बात नहीं है स्वामी। अरे चेतक, ये सामने क्या हो रहा है? ठक
ये तो कोई ऋषि है जो ऐसी कठोर तपस्या में लीन है कि उसके सारे शरीर पर धूल मिट्टी की मोटी परत जम गई है और शायद मिट्टी की उस परत में कीड़े मकोड़े ने अपना घर बना लिया है, जिन्हें अपना आहार बनाने के लिए वो कठफोड़वा ऋषि के सिर पर छिद्र करने की चेष्टा कर रहा है। हद हो गई, मैं कुछ नहीं बोल रहा तो ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। अरे बाप रे, मिट्टी का टीला जीवित हो गया। दुष्ट कठफोड़े, मैं मिट्टी का टीला नहीं, ऋषि मृत्यु योगमाचार्य हूं। तूने मेरी तपस्या भंग की है और जो मेरी तपस्या भंग करता है तो मैं उसे साप नहीं देता, अलबत्ता उसके राजा को देता हूं। भला क्या देता हूं ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अबे देख, कह रही हूं छोड़ दो। अबे देख, कह रही हूं कि अभी समय है, छोड़ दे। महाराज, कट्टू कठफोड़वी की भूल स्वरूप ये ऋषि भला आपको क्या देगा? ऐसे में ये क्रूर इंसान साप ही देते हैं। मेरी तो डर के मारे निकल रही है। महाराज, ध्यान से इस ऋषि पर ना टपका देना। देख, कह रही हूं छोड़ दे। नहीं मानता तो ये ले। आ! कब से कह रिया था छोड़ दे, छोड़ दे। चेतक, लगता है ऋषि मृत्यु योगमाचार्य ने कठफोड़वे के राजा को श्राप दे दिया है, किंतु पता कैसे लगे? कट कट कट। सिपाहियों, मुझे बचाओ, हम शत्रु को छेद डालेंगे। क्विक क्विक, खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो वो मारा जाएगा। क्षमा करें महाराज, हम आपकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। आपके चक्कर में हमारी भी जाएगी। हम अपनी तो बचाएं, भला क्या जाने। बेटा चेतक, इस घटना से प्रसन्नता की खुशबू सी नहीं आ रही है। किंतु अभी भी शंका बाकी है। बचाओ, शिकारी मेरा शिकार करना चाहता है और मैं खुद में मोच के कारण भाग पाने में असमर्थ हूं। अबे ओ हिरन, इस बाण से बचने का केवल एक ही उपाय है। बाण लगने के बाद बताएगा क्या? बाण लगने के बाद बताएगा क्या बे? जल्दी बता, नीचे बैठ जा। और तभी शिकारी तीर चला देता है और हिरन नीचे बैठ जाती है और तीर जाकर के ऋषि योगमाचार्य को लग जाता है। आ! शिकारी के बच्चे, तो तू है जिसने मुझे बाण मारा है। मैंने हिरन को बाण मारा था, किंतु लगा तो मुझे है। मेरी तपस्या भंग हुई है दुष्ट। किंतु जो मेरी तपस्या भंग करता है मैं उसे नहीं देता, अलबत्ता उसके राजा को जरूर देता हूं। भला क्या, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। और मारने बाण आया मजा। अब देखना होगा कि यहाँ के राजा को सांप लगा या नहीं। चल चेतक, उस शिकारी का पीछा कर। महाराज को इस संकट की सूचना देना मेरा कर्तव्य है। हो सकता है कि ऋषि ने राजा को सांप दिया हो। महल के कुएं पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? बहुत बुरा हुआ है। महाराज रत्नचंद को कुएं पर स्नान करना, कुएं पर नहाना पसंद है और जिस अवस्था में वो नहाते हैं शर्म के मारे कोई सेवक भी आसपास नहीं ठहरता। कुएं से बाल्टी भरते हुए महाराज का पांव रपट गया और महाराज सीधे नीचे कुएं में जा गिरे। जल्दी खींचो। तब से अब तक कितनी बाल्टियां कुएं में डालकर बाहर निकाली गई कि शायद किसी बाल्टी में भरकर महाराज भी बाहर आ जाएं। 150 मेढक तो बाहर आ गए, लेकिन महाराज का कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद शर्म के कारण वो बाल्टी में नहीं बैठ रहे हैं। अबे तो उनका कच्चा कुएं में फेंक दो। बाकेलाल वापस लौट पड़ा और फिर, चल बेटा बाकेलाल, शुरू हो जा। ये स्वामी को क्या हो गया? उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पर दो उल्लू बैठे हैं। मैं तो केवल नाम से उल्लू हूं, ये तो काम से भी उल्लू है। खट खटाक, गिरा, धार, फिर किसने की मेरी तपस्या भंग? ओह, तो तू है वो जिसने मेरी तपस्या भंग की है। किंतु मैं जिससे क्रोधित होता हूं उसे नहीं देता। ना काके ना, मैं देता हूं उसके राजा को जिसकी प्रजा इतनी बदतमीज है कि उसे ये भी पता नहीं कि ऋषि की तपस्या भंग करना पाप होता है। अब समझा, तो ये चक्कर था। मैं तेरे राजा को देता हूं, भला क्या ये तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? मेरी मर्जी। पर मैं समझ गया, अर्थात सांप। नहीं मुनिवर,
त्राहिमाम त्राहिमाम, रहम रहम, कृपया मुझे क्षमा करे, ऐसा अनर्थ ना करे। कैसा अनर्थ? मैंने तुझे थोड़े ही दिया है। मुझे भले ही ना दिया हो, पर अब जाने भी दो मुनिवर। थोड़ा गोल मटोल है तो क्या हुआ, अभी बच्चा है, क्षमा कर दें। अभी बेचारा केवल 60 का ही तो हुआ है, दुनिया भी नहीं देखी। हुन होंदा की होऊंगा, औंदा ते जो हो सो हो, पर होन तेरा की होऊंगा। बाकेलाल पुत्र, जा जल्दी भाग जा, नहीं तो तुझे सांप दे दूंगा। सांप? ये भी उसे ही दे दे? चल चेतक, दौड़ लगा, अन्यथा ये कमबख्त ऋषि मुझे भी सांप दे देगा। फिर तो तुझे दोबारा उस पर पटक देता हूं। इधर विशालगढ़ में महाराज गजब हो गया, महल में योगु डरावचारे पधारे हैं और वे आपसे ही मिलने आ रहे हैं। क्या? वही योगी डरावचारे जो ऐसी समाचार लाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें सुनकर पक्के से पक्के दिल गुर्दे वाला व्यक्ति भी भय से गस खाकर गिर जाता है। उनकी होगा? जी हाँ महाराज, वही योगी डरावचारे जिनको देखते ही हर अंग उई अम्मा चिल्ला उठता है, तबले कस जाते हैं। राजन, 1 सप्ताह के भीतर तेरी मृत्यु का प्रबल योग है। तुझे कोई सांप मिला है। क्या? मृत्यु? इस योगी की भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती है। अरे आसमान तो साफ है, फिर ये बिजली कहां कड़क रही है? सेनापति, लोटा भिजवाओ। ओह, लगता है भय के कारण महाराज को दस्त लग गए हैं। 1 घंटे में 50वीं बार। महामंत्री जी, महाराज का हुन की होगा? राजवैद्य ने थमजा नामक औषधि दे दी है। महाराज शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। महाराज ये लीजिए ध्वज का वस्त्र, मैं फफूंदी के तेल में इसकी रगड़ा रगड़ी करके ले आया हूं। बाकेलाल, कुछ देर पूर्व ऋषि डरावचारे ने बताया है कि महाराज पर मृत्यु योग लगा है। हाँ, और 1 सप्ताह के भीतर ही। क्या सच? इसका मतलब ऋषि मृत्यु योगमाचार्य की खोपड़ी पर गिरने की मेरी योजना सफल हो गई। मोटे को ऋषि का सांप मिल गया। सर्वप्रथम तो ध्वज को महल के गुंबद पर सुशोभित किया जाए, शायद इससे मृत्यु योग का प्रभाव थोड़ा कम हो सके। सावधान महाराज, इस वस्त्र में से मुझे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। महाराज, मुझे इस ध्वज वस्त्र से फफूंदी के तेल की गंध ही आ रही है, बल्कि बड़ी मनहूस सी गंध आ रही है। आप कहना क्या चाहते हैं सेनापति जी? मैं यही कहना चाहता हूं बाकेलाल जी कि आपने कर्तव्य का सही प्रकार से निर्वाह नहीं किया है। कदापि आप भयंकर वन के डर के कारण फफूंदी के पेड़ तक गए ही नहीं। लगता है आपने ये ध्वज वस्त्र अपने घर के ही किसी तेल में डुबो डाला है। जुबान को लगाम दीजिए सेनापति जी, आप मेरी वीरता, वफादारी एवं कर्तव्य परायणता पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपने कभी फफूंदी के तेल की गंध ली है और मनहूस गंध से आपका पाला पड़ा है? मैंने कल ही फफूंदी लगा अचार खाया था और मनहूस गंध अक्सर मुझे आप में से आती है। सेनापति मरखब, आप सीमाएं लांघ रहे हैं। मेरी नसें फड़क रही है, तलवार मचल रही है। इससे पहले कि आप मेरे हाथों मरखब जाएं, कृपया अपना कर्तव्य पालन कीजिए। मैंने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी है? सेनापति हूं, देशद्रोही के कत्ल का अधिकार प्राप्त है मुझे। महाराज, इससे पहले कि मेरे हाथ से हिंसा हो जाए, कृपया हमेशा की तरह मामलों में हस्तक्षेप कीजिए। ऐसा कहिए कि महाराज मुझे बचाइए। खामोश मरखब, ध्वज वस्त्र को ध्वज स्तंभ पर लगाओ। खामोश मरखब, ध्वज वस्त्र को ध्वज स्तंभ पर लगवाओ, अन्यथा सैनिक तुरंत ध्वजारोहण करो। महाराज, आप चिंतित ना हो और ना ही मृत्यु से भयभीत हो। हिम्मत एवं हौसले से काम ले। खामोश, हम महावीर हैं। तो फिर महाराज, वो 50 बार अंदर बाहर? वो तो सुबह हमने गोलगप्पे का पानी पी लिया था, उसी के प्रभाव से हमारा पेट खराब हो गया था। मृत्यु की क्या मजाल है जो हमें भयभीत कर सके? बेटा, जब सामने आएगी तब पूछूंगा तुझसे। मैं हूं ऋषि इत उत घूमाचार्य। सुना है महाराज पर मृत्यु योग लगा है। इत उत यानी इधर उधर घूमना मेरी दिनचर्या है। ऋषि होने के नाते मैं इतना जानता हूं कि जिन वस्त्रों में मृत्यु योग लगता है, यदि उन्हें योग लगे व्यक्ति का कोई स्वर
कोई सर्व स्नेही पुरुष नदी पर ले जाकर सिंह घाट पर धो दे जहां शेर पानी पीने आते हैं तो योग टल जाता है। किंतु जो व्यक्ति ऐसे घाट पर वस्त्र धोने जाएगा उसका क्या होगा? तुम क्यों भयभीत हो रहे हो सेनापति? वो सर्व स्नेही पुरुष तो बाकीलाल है। मैं बकरी की आवाज। मुझे लगा बाकीलाल जी अभी आप मिमियाए थे। मिमियाए मेरी जूती, सुबह ही मैंने शेर मार कर खाया था। शेर ने कोई बकरी खाई होगी, उसी की आवाज पेट से आई होगी। बाकीलाल जी सुबह ध्यान रखिएगा, कहीं बकरी शौच के रास्ते बाहर ना आ जाए। घबराओ मत सेनापति, सुबह बकरी के साथ शेर भी बाहर आया तो फिर मार कर तुम्हें खिला दूंगा। महाराज अपने वस्त्र उतारिए, हम महावीर हैं महारानी। हमारे वस्त्र को सिंह घाट पर धोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिंहों को उस घाट का पानी पीना चाहिए जिस घाट पर हम स्नान करते हैं। अपनी बहादुरी मत झाड़िए, केवल वस्त्र उतारिए। किंतु रुको महारानी, यूं सबके सामने नग्न करोगी क्या? कुछ तो लज्जा करो, हमें आड़ तो दो। आपके आपके नाक की कोई आड़ भगवान ने नहीं बनाई है महाराज, आप कक्ष में ही चले जाएं शीघ्र ही। भाकेलाल ये लो महाराज के वस्त्र, इन्हें सिंह घाट पर धोकर ले आओ। भाकेलाल मैं कुछ सैनिकों को तुम्हारी सुरक्षा हेतु तुम्हारे साथ भेज देता हूं। ऐसा कहकर तुम उसका अपमान कर रहे हो सेनापति। बाकेलाल अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेगा। जाओ बाकेलाल। आपने सही फरमाया महामंत्री जी, मैं जाता हूं। हालांकि मैं तो अकेला ही जाना चाहता हूं ताकि अपनी योजना बना सकूं, किंतु यह महामंत्री मेरा दुश्मन है या वाकई मुझे वीर समझता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। आप तो महामंत्री जी पर क्रोधित हो गए बाकेलाल जी। भला मैं क्यों महामंत्री जी पर क्रोधित होने लगा? अभी आपके मुंह से घर्र निकला था, वो घर्र तो मैं आप पर कर रहा था जो आपने मेरी वीरता पर शक जताया। मुझ पर नाराज ना होइए, चाहे तो आप तलवार भी छोड़ जाइए। तलवार तो वीरों की निशानी होती है सेनापति, मैं म्यान छोड़ सकता हूं पर तलवार नहीं। बाकेलाल वन में आगे बढ़ रहा था। सिंह घाट पर मोटे के वस्त्र धोए मेरी जूती, मोटे मनुष्य के वस्त्र उस घाट पर धो दूंगा जहां बकरी पानी पीने आती होगी। वाह मजा आ गया, पेट भर गया। दहाड़ धकार, अबे चेतक सुअर यहाँ कहाँ ले आया? जल्दी वापस दौड़, कहीं ये शेर मुझे तिल्ली समझकर अपने दांत साफ ना करने लग जाए। खबरदार स्वामी, सुअर कहकर अपमानित ना करो। एक तो जान हथेली पर लेकर आपका काम आसान कर दिया। अरे तिल्ली हाथों से निकल गया, आज तो पूरा भैंसा मार कर खाया है। इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं बची है। अब जल्दी दौड़ सुअर, वरना बहुत सूड़ूंगा। कमबख्त स्वामी, सूड़े भी जा रहा है और गीला भी कर दिया, अब शब्द भी बोल रहा है, इसे सबक सिखाना होगा। तू सुअर स्वामी, तेरा खानदान सुअर, अब कीचड़ का आनंद ले। खिसियानी हंसी, बुरा मान गया मेरा यार। गुलुप। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और उस पर मैंने जितनी भी वीडियोज अपलोड की है उसको भी जरूर से देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।